नमस्कार साथियों। आज की क्लास में नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स के लिए प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 122 सॉल्व करेंगे। आज के प्रैक्टिस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। द टेस्ट कंसीडर्ड एज गोल्ड स्टैंडर्ड टू डिटेक्ट कोविड-19 इज। कोविड-19 का पता लगाने के लिए स्वर्ण मानक माना जाने वाला परीक्षण है। ए द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मीन्स आरटीपीसीआर टेस्ट। बी रैपिड एंटीजन टेस्ट। सी कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। डी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो जब भी आपने देखा होगा कि कोविड-19 जब महामारी आई थी तो सर्वाधिक जो टेस्ट माना जाता था कोविड-19 का, सबसे अच्छा जो टेस्ट माना जाता था ये माना जाता था आरटीपीसीआर टेस्ट। ये कंफर्मेटरी टेस्ट था। यदि किसी भी पेशेंट का जब एंटीजन पॉजिटिव आ जाता तो इसको कराने के लिए बाहर की लैब्स में ये भेजा जाता था सैंपल। तो इस प्रकार से जो कोविड-19 का गोल्ड टेस्ट है ये आरटीपीसीआर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। द नर्स इज गिविंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस टू ए न्यूली डायग्नोस्ड diabetic. The nurse discusses with the patient what the dietary intake should be. This is an example of which healthcare service? नर्स एक नवनिदान मधुमेह रोगी को छुट्टी के निर्देश दे रही है। नर्स मरीज से चर्चा करती है कि आहार का सेवन क्या होना चाहिए। यह किस स्वास्थ्य देखभाल सेवा का उदाहरण है? ऑप्शन ए इलनेस प्रिवेंशन, बी रेस्टोरेटिव केयर, सी हेल्थ प्रमोशन, डी टर्सरी केयर। देखिए, नर्स जब एक पेशेंट दिखाने आया और उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई तो इस मरीज को जब छुट्टी देते समय नर्स उससे चर्चा करेगी और ये बताएगी कि आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है खाने में। तो इस प्रकार का जो हेल्थ केयर सर्विस होती है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं हेल्थ प्रमोशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द मल्टीडिसिप्लिनरी केयर मॉडल used to move patients efficiently from admission to discharge. बहुविषयक देखभाल मॉडल का उपयोग रोगियों को प्रवेश से छुट्टी तक कुशलतापूर्वक स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ए टीम नर्सिंग, बी नर्सिंग प्रोसेस, सी इंटरडिसिप्लिनरी केयर, डी केस मैनेजमेंट। देखिए, जब एक पेशेंट भर्ती होता है और फिर डिस्चार्ज होता है उसके बीच में उसकी केयर कई स्तरों पर किए जाती है। तो प्रत्येक पेशेंट की पोजीशन अलग अलग होती है, प्रत्येक पेशेंट का डायग्नोसिस अलग अलग होता है और केयर भी अलग अलग और ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है। तो ये प्रत्येक पेशेंट एक केस के समान होता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इस प्रकार को मॉडल को जो बोला जाता है मल्टी डिसिप्लिनरी जो केयर मॉडल होता है ये होता है केस मैनेजमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द लीडिंग कॉज ऑफ कॉग्निटिव इंपेयरमेंट इन ओल्ड एज इज। वृद्धावस्था में संज्ञानात्मक हानि का प्रमुख कारण है। ए स्ट्रोक, बी माल न्यूट्रिशन, सी अल्जाइमर्स डिजीज, डी लॉस ऑफ कार्डियक रिजर्व। देखिए, जो पेशेंट ओल्ड एज में आप लोगों ने हो सकता है देखा हो कि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो आपका नाम भूल जाएं या वो कहाँ हैं, किस स्थिति में है, ये उन्हें को याद नहीं रहता है। तो ये होती है कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, संज्ञानात्मक हानि। ये जो प्रॉब्लम होती है ये इसको कहते हैं अल्जाइमर्स डिजीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A patient needs to learn to use a walker. Which domain is required for learning the skill? एक मरीज को
वॉकर का उपयोग करना सीखना होगा। कौशल सीखने के लिए कौन सा डोमेन आवश्यक है? ए अफेक्टिव डोमेन, बी कॉग्निटिव डोमेन, सी अटेंशनल डोमेन, डी साइकोमोटर डोमेन। देखिए, एक मरीज है, कोई प्रॉब्लम के कारण जब उसको भर्ती कराया जाता है तो कुछ ऐसे मरीज होते हैं जो चलने में अक्षम हो जाते हैं। हो सकता है उनका एक्सीडेंट हो गया हो या कोई मानसिक न्यूरो साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गई हो। तो इस प्रकार के पेशेंट को लिए क्या किया जाता है, वॉकर की व्यवस्था की जाती है। लेकिन वॉकर को जो लर्निंग स्किल होती है सीखने के लिए, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्योंकि पहली बार जब व्यक्ति हो सकता है अस्पताल में भर्ती हो, और क्योंकि जब पहली बार वो वॉकर लेकर के चलेगा, जब कभी वो वॉकर से का यूज नहीं किया है, तो उसको शुरुआत में एक मानसिक रूप से भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं साइकोमोटर डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद निमोनिया हु हैज सीवियर मालन्यूट्रिशन। नर्स एक ऐसे पेशेंट की देखभाल कर रही है जिसको कि सीवियर मालन्यूट्रिशन भी है, मीन्स वह बहुत अधिक कुपोषित भी है। द नर्स रिकॉग्नाइजेस दैट बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन स्टेटस द पेशेंट इज एट इंक्रीज रिस्क फॉर। तो इस प्रकार का जो पेशेंट है, किस रिस्क पर सबसे अधिक किसका रिस्क रहता है इस प्रकार के पेशेंट को जिसमें निमोनिया भी डायग्नोस हुआ है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर कार्डियक डिजीज, बी सेप्सिस, डी सी डायरिया एंड डी इंसोम्निया। देखिए, जब जिस पेशेंट को भर्ती कराया गया है निमोनिया के कारण और उसको चूंकि कुपोषण की भी प्रॉब्लम है, तो इसको जो सबसे अधिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है ऐसे पेशेंट में, ये होती है सेप्सिस की प्रॉब्लम। उसके ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एन एल्डरली पेशेंट कब। भारत में कौन सा कैंसर महिलाओं में मृत्यु का मुख्य कारण है? ए स्तन कैंसर, बी सर्वाइकल कैंसर, सी कोलन कैंसर, डी फुफ्फुस कैंसर। तो सबसे अधिक जो कैंसर घातक है महिलाओं के लिए ये है स्तन कैंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बच्चे के जन्म के बाद 5 से 9 दिन के दौरान होने वाले वेजाइनल डिस्चार्ज को कहते हैं लोकिया रूब्रा, लोकिया सिरोसा, लोकिया एल्वा, मेट्रोरेजिया। देखिए, जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद महिला के वेजाइना से जो डिस्चार्ज होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको लोकिया बोला जाता है। अब ये लोकिया 3 प्रकार का होता है। पहला होता है रूब्रा, दूसरा सिरोसा और तीसरा एल्वा। यहाँ पर जो 5 से 9 दिन वाली बात आ रही है ये होती है लोकिया सिरोसा की, जो कि हल्का पीला या सुनहरा पीला होता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एबॉर्शन का वह प्रकार जिसमें फीटस मर चुका हो तथा काफी समय से गर्भाशय के अंदर ही रह रहा हो, उसे क्या कहेंगे? थ्रेटेंड एबॉर्शन, इनएविटेबल एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन, सेप्टिक एबॉर्शन। तो देखिए, इस प्रकार के एबॉर्शन में जिसमें फीटस मर चुका हो, मीन्स इसमें ये पता नहीं चला कि कब वो मरा और कई दिनों से जब अंदर ही रह रहा है तो इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अचानक से कभी जानकारी लगी तब ये पता चला कि कंसीव हुआ और मर भी चुका और अंदर ही रह रहा है, खत्म हो गया। तो इस प्रकार का जो एबॉर्शन होता है ये होता है मिस्ड एबॉर्शन। सो द करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। लोकिया रूब्रा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए इसका रंग लाल होता है, बी इसमें ब्लड तथा भ्रूणीय झिल्लियां मौजूद होती हैं, सी इसका रंग हल्का पीला या गुलाबी होता है, डी इसका डिस्चार्ज डिलीवरी के बाद 1 से 4 दिन तक होता है। तो सबसे पहले जो इसमें असत्य कथन क्योंकि हम लोग को देखना है, तो लोकिया रूब्रा सबसे पहला लोकिया होता है जो कि 1 से 4 दिन तक चलता है। तो यहाँ पर ये रेड कलर का होता है तो ये सही है, इसमें ब्लड होता है ये भी सही है, और इसका डिस्चार्ज 1 से 4 दिन तक होता है ये भी सही है। जो इसका गलत ऑप्शन है ये है ऑप्शन सी,
इसलिए ये उसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भावस्था में कंट्रा इंडिकेटेड होती है? इसमें से जो भी वैक्सीन है ये गर्भावस्था में देने से मना की जाती है। पहला ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, बी टिटनेस, सी परट्यूसिस, डी रूबेला। तो जो वैक्सीन गर्भावस्था में या प्रेगनेंसी में देने से कंट्रा इंडिकेटेड होती है ये होती है रूबेला की। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इस प्रकार से आज का ये प्रैक्टिस टेस्ट पूरा हुआ। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।